अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर 7 है। इसमें हम सीक्वेंस, बाउंड्री सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक सीक्वेंस को स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की डेफिनेशन है अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सीक्वेंस ऐसा फंक्शन है, पहले तो हम फंक्शन देखते हैं कि अगर कोई एक एफ फंक्शन है, ये सीक्वेंस होगा जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। यहाँ पे हमें कोई भी रिज़ल्ट अगर n to n में ड्रा कर रही हूँ तो ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर हो वो क्या कहलाएगी? सीक्वेंस कहलाएगी। नेक्स्ट है रियल सीक्वेंस। A sequence given by S, फंक्शन यहाँ पे S है, such that n to r। अब ये जो सीक्वेंस है ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे है, इसको हम क्या कहेंगे? रियल सीक्वेंस कहेंगे। अब यहाँ पे जो डोमेन है उसको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस an है तो डोमेन का मतलब होता है कि n वैल्यूज़। अब इसमें जो n वैल्यूज़ हैं, n 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 सो ऑन n वैल्यूज़। लेकिन अब इसका जो आंसर है वो रियल भी आ सकता है, वो नेचुरल नंबर में से भी हो सकता है, वो होल नंबर हो सकते हैं, वो रैशनल हो सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो डोमेन है वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। और अगर ये जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे होगा तो ऐसी सीक्वेंस को हम रियल सीक्वेंस कहेंगे। अ सीक्वेंस इज़ रियल सीक्वेंस इफ़ द फंक्शन इज़ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। मतलब जो डोमेन तो नेचुरल नंबर होगी लेकिन जो उसकी रेंज है, फंक्शन जो अप्लाई किया जा रहा है वो रियल नंबर पे हो तो ऐसी सीक्वेंस रियल सीक्वेंस कहलाएगी। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है an विच इज़ इक्वल टू an विच इज़ इक्वल टू 1/n। अब देखें डोमेन वैल्यूज़ हमने नेचुरल नंबर पुट करने हैं तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 सो ऑन। अगर हम इसकी सीक्वेंस बनाएं तो ये क्या होगी? 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1, 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन 1/2। तो ये एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट है an इज़ इक्वल टू -1 की पावर n। अब इसमें n जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें आंसर -1 मिलेगा, जब 2 पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। बिकॉज अगर किसी की नेगेटिव नंबर की पावर हो वो पॉजिटिव आती है जब हमारी पावर इवन हो। माइनस पावर की अगर n हमारा इवन है तो ये -1 हमें +1 आंसर करेगा, और अगर n ओड है तो ये हमें -1 आंसर करेगा। इसकी सीक्वेंस क्या होगी? -1 1 -1 1। मतलब -1 आएगा 1 पे, जब 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 3 पे -1 4 पे 1। मतलब इवन वैल्यूज़ के लिए ये हमें +1 देगा, ओड वैल्यूज़ के लिए ये हमें -1 देगा। कांस्टेंट सीक्वेंस। अब कोई भी सीक्वेंस जिसमें एक ही नंबर सेम कांस्टेंट वैल्यू हो ऐसी सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाती है। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? C। अब यहाँ पे जो C है वो किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कुछ इस तरह की सीक्वेंस भी हो सकती है 3 3 3 सो ऑन। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसका सीक्वेंस के बारे में कुछ ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक्स मीन निकाले थे सीक्वेंस के, तो ये उसी से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। अब डोमेन तो हमने पढ़ ली कि हर सीक्वेंस की डोमेन नेचुरल नंबर होगी। अब हमने देखना है कि उसकी रेंज क्या होगी। अब आउटपुट वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारी रेंज होती हैं। तो कहते हैं कि रेंज किसी भी सीक्वेंस की वो सेट है जिसमें सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे उस सीक्वेंस के। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब एक सेम एलिमेंट हमने 2 दफ़ा नहीं लिखना। अगर हम फर्स्ट सीक्वेंस देखें तो इसके सारे ही एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, 1 1/2। मतलब हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ है, तो इसकी रेंज में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सेकेंड सीक्वेंस देखें तो इसमें -1 और 1 डिस्टिंक्ट हैं, बाकी यही रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी रेंज में -1 और 1 आ जाएगा। और इस तरह ये सीक्वेंस है, C बार बार रिपीट हो रहा है तो रेंज में जस्ट C आ जाएगा। तो रेंज क्या है? जब सीक्वेंस के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो सेट है वो उसकी रेंज कहलाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी सेट बाउंडेड सेट तब होता है जब कोई हमें एक नंबर के मिल जाए कि उस सेट के सारे एलिमेंट उस के से लेस और इक्वल हों। अगर कोई सेट ए है और उसमें एक्स जो हैं सारे ए से बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स जो है उस के से लेस और इक्वल होने चाहिए, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा? बाउंडेड सेट कहलाएगा। अब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस हम देखते हैं। सबसे पहले है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस ए एन, यहाँ पे जो ए एन है ये सीक्वेंस की नोटेशन है। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस तब होगी जब हमें कोई रियल नंबर के मिल जाए कि हर सीक्वेंस के एन एलिमेंट, मतलब हर सीक्वेंस का एलिमेंट जो है उस के से छोटा हो, तो ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगी। अभी जो हमने एग्जाम्पल की थी सीक्वेंस की ए एन इज इक्वल टू 1/n, ये कुछ इस तरह थी। अब यहाँ पे जो n है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है डोमेन, तो यहाँ पे सीक्वेंस आएगी 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। अब देखें इस सीक्वेंस के सारे नंबर 1 से छोटे हैं, मतलब ये ग्रेटेस्ट नंबर के हमें मिल गया कि यहाँ पे ए एन, यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर A1, A2, A3। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है A1 जो है वो 1 है, A2 मतलब सेकंड नंबर सीक्वेंस का वो है 1/2। अब जितने नंबर्स आएंगे वो सारे 1 से छोटे होंगे, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर के मिल गया है जिससे बाकी सारे सीक्वेंस के नंबर जो हैं वो छोटे हैं। तो अब ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। इसी तरह कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब होगी? जब हमें कोई एक ऐसा के मिल जाए जिससे बाकी सारे एलिमेंट बड़े हों। अगर इसी को -1/n में लिखूं, फर्स्ट एलिमेंट -1, सेकंड इज -1/1 और सेकंड इज -1/2, -1/3। अब इसमें हमें -1 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिससे जो बाकी सारे एलिमेंट से छोटा है, इसलिए ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह स्मॉलर है नंबर रियल लाइन पे। अगर हम एक सीक्वेंस लें an इज इक्वल टू -1/n, इसकी सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगी -1, -1/2, -1/3 अप टू सो ऑन। अब अगर देखें ये रियल लाइन 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे है -1। अब -1/2 -0.5, तो ये 0 की तरफ जा रहा है। -0.5 जो है वो -1 और 0 के दरमियान में लाई कर रहा है। इसी तरह बाकी सारे नंबर, और ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। अगर हम इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये हमें 0 आंसर करेगी। इसका मतलब है कि ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और अगर आप देखें तो रियल लाइन में ये सारे जो नंबर हैं ये ग्रेटर हैं -1 से, तो -1 छोटा है इन सारे नंबर से, तो हमें एक ऐसा के मिल गया है जो बाकी सारे नंबर से छोटा है। तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। अब -0.5 नेक्स्ट जो टर्म आएंगी वो सारी -1 से बड़ी होंगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, जिसमें हमें कोई ऐसा के रियल नंबर मिल जाए जो बाकी सारे an से, an का मतलब है सीक्वेंस के जितने एलिमेंट हैं उन सब से छोटा हो। तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। इसी तरह नेक्स्ट है बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमने बाउंडेड सेट का कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव हो और बाउंडेड बिलो भी हो तो हम कहेंगे कि वो सेट क्या है, वो बाउंडेड सेट है। मतलब अगर वो बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो हो। इसी तरह सीक्वेंस का कंसेप्ट है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है, जिसकी हमें कोई एक अपर एलिमेंट, अपर बाउंड भी पता हो और एक लोअर बाउंड, मतलब सारे एलिमेंट उससे छोटे हों, कोई ऐसा नंबर भी हो, और सारे एलिमेंट उससे बड़े हों, कोई ऐसा नंबर भी हो। अब इसकी कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक सीक्वेंस की an इज इक्वल टू -1 की पावर n। अब इसकी
सीक्वेंस अगर हम बनाएं तो ये -1 1 -1 1, मतलब इसमें जो एलिमेंट हैं वो या तो -1 है या 1 है। अब -1 ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटा है और 1 ऐसा एलिमेंट है जो सबसे बड़ा है। अब इसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये बाउंडेड, सॉरी ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं अगर उसकी रेंज बाउंडेड हो तो वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। अब देखें रेंज में डिस्टिंक्ट एलिमेंट आने थे ना, तो इसकी रेंज में -1 और 1 आ रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। A sequence is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below. अगर वो bounded above भी है और bounded below भी है। A sequence is bounded if and only if its range is bounded. अब कोई sequence bounded तब होगी जब उसकी range भी bounded होगी। Also the bounds of the range आर दी बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस। वो कह रहे हैं कि जो उसकी बाउंड्स हैं रेंज की वो ही उसकी सीक्वेंस की बाउंड होगी। तो हमने देखा कि -1 और -1 जो थी वो बाउंड्स थी सीक्वेंस की और यही उसकी रेंज की बाउंड्स हैं। तो ये नेक्स्ट यही एग्जांपल्स को से बताया हुआ है कि नेक्स्ट इसी एग्जांपल से बताया है कि ये जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an is said to be converge to a real number L if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that absolute an minus L less than epsilon for all n greater or equal to m। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है an सीक्वेंस को हम कुछ इस तरह राइट कर सकते हैं। इसकी अगर नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर इसमें डोमेन इसकी लिखें तो n1 n2 n3 सो ऑन, ये सीक्वेंस है। ग्राफिकली अगर इसको हम देखें यहाँ पे नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन और इधर a1 a2 a3। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई a1 की वैल्यू है, यहाँ a2 a3 a4 और कोई एक a की वैल्यू होगी जहाँ पे आके ये L के करीब वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज कि वो 1000 है। अब 8000 या 100 हम लिख लें, चलें 8000 लिखते हैं, ये वेरी क्लोज टू L आ जाएगी कि an का अगर हम डिफरेंस लें L के साथ तो वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। अब अगर ये m इज इक्वल टू 1000 है, इससे बड़े जितने भी नंबर होंगे उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। मतलब जितने भी नंबर होंगे वो सारे L को अप्रोच करेंगे, L के इक्वल आ जाएंगे और इनका आपस में डिस्टेंस बहुत कम आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि सीक्वेंस an कन्वर्ज टू L देन L इज सेड टू बी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। जितनी भी हमारी पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो एक रियल लाइन L है उसके बिल्कुल करीब हो जाएगी और इनका जो आपस में डिस्टेंस होगा वो निग्लिजिबल हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज कर रही है किसी L को। L जो होगा वो इसकी लिमिट होगी सीक्वेंस की। इसको लिखते कुछ इस तरह है कि अगर हम कोई लिमिट लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और सीक्वेंस पे अप्लाई करें तो वो क्या आएगी L, और लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा यूनिक होगी। अब an L को अप्रोच करता है जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब जैसे जैसे अब ये लाइन थी 1 2 3 4 ये सारी n की वैल्यू है। अब जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे इधर a की वैल्यू L की तरफ आती जाएगी। यहाँ पे सारी a वैल्यू है, मतलब a100 a1000। अब यहाँ पे अगर a100 लिखा है, ये a100 की वैल्यू कुछ इधर है और 100 जो है वो n की वैल्यू है। तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा a जो है वो L की तरफ, ये मतलब an की जो सीरीज है ये n की तरफ आएगी। तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस तब होगी जब वो किसी एक
रियल नंबर एल को कन्वर्ज करेगी और लिमिट उस सीक्वेंस की हमेशा यूनिक होगी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस है 1/n और अगर इन्फिनिटी हम इसकी लिमिट पुट करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ लिमिट अगर इन्फिनिटी अप्लाई करें तो ये इक्वल टू 0 आएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n विच इज इक्वल टू 0। द रेंज इज इनफाइनाइट एंड द सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब इसकी रेंज जो है वो तो इनफाइनाइट है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। इसकी जो लोअर बाउंड है वो 1 है, सॉरी अपर बाउंड 1 है और ये कन्वर्ज कर रही है 0 को। 0 इसकी लोअर बाउंड है। सारे नंबर 1 और 0 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है SN स्क्वायर। एक सीक्वेंस है n स्क्वायर की और कहते हैं कि ये अनबाउंडेड है, इज डाइवर्जेंट एंड हैज इनफाइनाइट रेंज। अगर हम SN की सीक्वेंस लिखें, SN जो है वो n स्क्वायर है, 1 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 अप टू सो ऑन। अब n अप्रोचेस टू अगर इन्फिनिटी करें तो हमारी ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। हमें कोई भी ऐसा L वैल्यू नहीं मिलती, रियल नंबर नहीं मिलता जिसको ये कन्वर्ज करे, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, अनबाउंडेड है और इसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट सीक्वेंस है SN इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n। दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1। अब अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो कन्वर्ज करेगी पूरी की पूरी सीक्वेंस 1 को, और ये सीक्वेंस बाउंडेड है और इसकी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है। नेक्स्ट सीक्वेंस है SN इज इक्वल टू एयोटा की पावर n है और सीक्वेंस कह रहे हैं कि डाइवर्जेंट है। तो अगर हम ये सीक्वेंस लिखें SN की तो ये ऑसिलेटेड है। अगर एयोटा की पावर जब n 1 पुट करेंगे तो एयोटा आएगा, स्क्वायर पुट करेंगे तो -1। इसी तरह +1 और नेगेटिव एयोटा, मतलब n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये एक साइकिल है एयोटा माइनस पॉजिटिव नेगेटिव एयोटा और पॉजिटिव नेगेटिव 1 का। तो ये जो सीक्वेंस है किसी एक वैल्यू को कन्वर्ज नहीं करेगी। हमें कोई भी ऐसा L नहीं मिलेगा जिसको ये अप्रोच कर रही हो, तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है। अब देखें ये सीक्वेंस बाउंडेड है और इसकी रेंज जो है फाइनाइट है। रेंज फाइनाइट क्यों है? देखें इसमें ये इसकी रेंज के एलिमेंट हैं, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो इसकी रेंज के एलिमेंट जो हैं वो 4 हैं और ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं करी किसी भी L को, इसलिए ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट सीक्वेंस है SN इज इक्वल टू 1। अब ये एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, SN की वैल्यू 1 दी गई है। अब ये कन्वर्ज करिए किसको? 1 को। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आंसर आ जाएगा। SN तो ये 1 है तो 1 ही आंसर आ जाएगा, बाउंडेड भी है और इसकी रेंज भी फाइनाइट है। नेक्स्ट है मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस तब होगी जब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है। कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तब होगी जब an प्लस टर्म ग्रेटर और इक्वल टू होगी an टर्म से। इसका क्या मतलब है? हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखें A1 A2, अगर कोई सीक्वेंस है A3 तो इसका मतलब है A2 टर्म A1 से बड़ी होगी, A3 टर्म A2 से बड़ी होगी। यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस दिया है वो an इज इक्वल टू n स्क्वायर है। n स्क्वायर में जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 1 आंसर मिलेगा, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 4 आंसर मिलेगा, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 9 आंसर मिलेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 आंसर मिलेगा। अब आप देखें कि हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी है। 4 इज ग्रेटर देन 1, 9 इज ग्रेटर देन 4, 16 इज ग्रेटर देन 9। तो हर एक टर्म नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी है, मतलब an प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू an टर्म। तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी। और कोई भी सीक्वेंस an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तब होगी जब नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से छोटी होगी।
जैसे ये सीक्वेंस 1/n की सीक्वेंस थी, 1 जो है वो ग्रेटर है, लेकिन इससे नेक्स्ट टर्म 1/2 ये 1 से स्मॉलर है। अगर नेक्स्ट टर्म स्मॉलर होगी प्रीवियस टर्म से तो ऐसी सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। वो कहते हैं कि अगर लिमिट किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट हमेशा यूनिक होगी। अगर कोई an सीक्वेंस है उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इसका आंसर L1 आता है, और दूसरी एक लिमिट अप्लाई करें जिसका आंसर L' आए या L2 आए, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा यूनिक होगी, उसके आंसर 2 नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आता है और इसका कन्वर्स भी आप लोगों ने याद रखना है। अ बाउंडेड सीक्वेंस में और में नॉट कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होती है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। अब इसकी एग्जांपल है an की। an की जो रेंज है, इसके पहले हम सीक्वेंस लिखें तो ये -1 1 -1 और -1 की ये सीक्वेंस है। अब इसकी रेंज में -1 और 1 आता है। और ये जो सीक्वेंस है इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, इन्फीमम भी है, और ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट क्यों नहीं है कि अगर हम इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, तो इसका रिजल्ट आता है -1 एंड 1। मतलब ये हमें 2 आंसर करता है। लेकिन हमने पढ़ा कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस जो है वो यूनिक होगी, कि उसका सिर्फ एक ही अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो हर बाउंडेड सीक्वेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो, कुछ बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होती हैं। अब नेक्स्ट सीक्वेंस का बता रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक सीक्वेंस भी है। अब ये नेक्स्ट कंडीशन दे दी कि कौन सी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी, ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक सीक्वेंस भी हो, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, तो ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। A bounded monotonic increasing sequence converges to supremum। बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वो हमेशा कन्वर्ज करेगी अपने सुप्रीमम को, जो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगी। और बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जो बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, वो अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करेगी।